आज की कहानी है अर्चना किसे कहानी सुनाना चाहती थी। सोशल मीडिया की यदि बहुत सी बुराइयां हम गिना सकते हैं तो फायदे भी इसके कम नहीं। राधा ने मुझे जब फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वह मेरे पीहर के शहर की थी तो अपने आप अपनत्व आ जाना स्वाभाविक है। कहते हैं ना, पीहर का कुत्ता भी प्यारा होता है। इस उम्र में भी पीहर का मोह नहीं छूटता। राधा सरकारी अफसर से रिटायर हुई है। उसमें पढ़ने लिखने की बहुत रुचि थी। मैं भी थोड़ी बहुत पत्र पत्रिकाओं में लिख लेती हूँ। चांस की बात है, उसे मेरी कहानियाँ पसंद आईं। वह मेरी फ़ैन हो गई। मैंने कहा, तुम मुंबई कैसे पहुँच गई? रिटायरमेंट के बाद बेटा मुंबई में नौकरी करता है तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ। फिर इधर उधर की गप हम अक्सर करने लगे। तुम लोग भी ग्वालियर में रहे हो ना? मैंने पूछा। हाँ, थाटीपुर में रहे हैं। हम भी वहीं रहते थे। फिर तो तुम अर्चना को जानती होगी। अर्चना को तो मैं जानती हूँ क्योंकि वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी, पर वह मेरे से सीनियर थी, सो बात नहीं होती थी। अर्चना मेरी खास सहेली थी। हम साथ साथ पढ़ते थे। तुम्हारे पास उसका नंबर है? नहीं, उससे मेरा कांटेक्ट नहीं है, परंतु उनके रिश्तेदार से मेरा कांटेक्ट है। आप कहें तो मैं उससे नंबर लेकर दे दूं। अर्चना से मिले 60 साल हो गए थे। शादी के बाद कभी नहीं मिली। उसके बारे में भी मुझे कोई खबर नहीं थी। उसके नंबर देते ही मैंने अर्चना से कांटेक्ट किया। मैं नीरा बोल रही हूँ। कौन सी नीरा? यार अर्चना, हम नागपुर और ग्वालियर में साथ साथ पढ़े हैं। याद आया, हमने 1960 में 10वीं का एग्ज़ाम भी साथ साथ दिया। अरे नीरा, तुम इतने साल बाद? 60 साल हो गए तुमसे मिले। आज फ़ोन किया। मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आज यह क्या सरप्राइज़ है? तुम ऐसे कैसे प्रकट हो गई? मेरी तो छोड़ अर्चना, तुम्हें खोजने की मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम कहीं नहीं मिली। तुम तो जैसे अंतर्ध्यान हो गई। तुम अभी कहाँ हो? मेरी छोड़ो नीरा, अपनी बताओ। कहाँ? वह कैसी हो? बच्चे सेटल हो गए? मेरा तो सब ठीक है। 77 साल की उम्र है। इस उम्र में जैसे होते हैं ऐसे ही हूँ। मैं तो राजस्थान में हूँ। तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम कहाँ गायब हो गई? मेरी कहानी सुनकर नीरा तुम बहुत दुखी होगी। क्या सुनाऊं? अपनी गलती बताऊं? दूसरों का धोखा बताऊं? समय का खेल कहूं? तुम तो जानती हो कि बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे, पर मैं हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हंसती रहती थी। नीरा, अभी भी मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं तो अर्चना तुम्हें जानती हूँ। तुम तो बड़ी बड़ी बातों को भी हंसकर टाल देती थी। ठहाके मारकर हंसना तो कोई तुमसे ही सीखे। इसके बावजूद तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम अज्ञातवास में चली गई? मैंने तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ गया। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? यह कमाल सोशल मीडिया का है। पहले तो राधा ने तुम्हारे रिश्तेदार से नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर दे दिया। खैर, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सुनाती हूँ बाबा। मैंने आज तक अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, पर तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी। मुझे भी अपना मन हल्का करना है। इस समय नहीं, रात को 8 बजे डिनर के बाद। तुम तो फ्री होगी ना उस समय? मैं तो हमेशा फ्री हूँ। मैं तो अकेली रहती हूँ, इसलिए तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी झिझक के तुम अपनी कहानी और सच्ची कहानी सुना देना, क्योंकि 60 साल मैंने बहुत सब्र किया, पर तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना चला। आज रात सो नहीं पाए तो कोई बात नहीं। आज तो तुम्हारी कहानी सुनना ही है। मैं बड़ी उत्सुकता से रात के 8 बजे का इंतज़ार करूंगी। बाय बाय। रात को जल्दी से खाना खाकर मैं अर्चना के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। क्या बात हुई होगी? अर्चना ने मन बदल लिया होगा क्या? बड़े पसोपेश में मन जाने कहाँ कहाँ भटक गया। एक बार को मुझे लगा
कि मुझे उससे उसकी कहानी नहीं पूछनी थी। शायद मुझसे बात नहीं करेगी। देखा तो घड़ी में 9 बज गए। मैं कुछ निराश हो गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। अर्चना का ही फ़ोन था। हेलो अर्चना। हेलो नीरा। मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। मुझे गलत मत समझना। मेरी एक सहेली है यहाँ पर। उसको कोई परेशानी थी। वह मुझे ही सब कुछ मानती है, सो मैं उससे बात करने लगी और उसकी समस्या का समाधान भी कर दिया। अरे वाह अर्चना, तुम तो दूसरों की समस्या का समाधान भी कर रही हो। बहुत अच्छी बात है। नीरा, मैं कभी दूसरों के भरोसे थी, अब मैं दूसरों की मदद करती हूँ। जब हम सक्षम हैं तो दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तू तो शुक्र मना नीरा, तू इस हालत में मुझसे मिल रही है, वरना पहले मिलती तो मेरा बहुत बुरा हाल था। अर्चना, अब यह बात रहने दे। मुझे तो अपनी इस अचानक गायब होने की कहानी सुना। अभी तुम कहाँ हो? मैं तो अनाथ आश्रम में हूँ। मैं चौंक गई। क्या बक रही है अर्चना? ऐसा क्या हुआ? कैसे हुआ? मैं सही कह रही हूँ नीरा, शायद मेरे जीवन में यही लिखा था। क्या कह रही है तू? तेरा भाई तो बहुत बड़ा अफसर था। हाँ, वे तो मुझे अच्छी तरह रखते थे। मुझसे ही गलती हुई जिसका दंड मैंने भुगता। क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ बता, क्या हुआ? तेरी शादी हो गई थी क्या? मेरा एक बेटा है जिसकी शादी हो गई। अब वह विदेश में है। उसका एक बेटा और बेटी है, अर्थात मेरे पोता पोती भी हैं। मैं दादी भी बन गई। मेरी बहू बड़ी समझदार है। बेटा भी बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक है। फिर तुम यहाँ अनाथाश्रम में क्यों? तुझे तो पता था नीरा, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मर गए थे जब मैं तीसरी में पढ़ती थी। यह तो तुम्हारे सामने की बात है। पहले मम्मी गई। 1 साल बाद पापा चले गए। बड़े भैया के साथ ही मैं रही। ग्वालियर से जब तुम लोग भोपाल चले गए, उसी समय भैया का ट्रांसफ़र हो गया और हम इंदौर आ गए। यह तो मुझे पता था। उसके बाद तुम लोग भोपाल आ गए, यह तो मैंने सुना था, पर हम आपस में मिल नहीं पाए। मेरा भोपाल आना बहुत कम हो गया था। भैया ने मुझसे कह दिया, मैं तुम्हें 10वीं के आगे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरी अपनी भी 2 लड़कियां हैं। मुझे उनकी भी शादी करनी है। तुम्हें ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो उस लायक लड़का भी देखना पड़ेगा। मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। लड़का देखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारी जाति में दहेज की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तुझे पता है। इसके अलावा कभी लड़का मुझे पसंद नहीं आता, कभी लड़के को मैं पसंद नहीं आती। ना कुछ बैठना था ना बैठा। मैं 35 साल की हो गई। इस बीच अर्चना, तुमने कुछ नहीं किया, बैठी रही? नहीं नीरा, मैं कैसे बैठी रहती। पहले सिलाई वगैरह सीखी, उसके बाद म्यूज़िक सीखने लगी। बीए तो मैंने म्यूज़िक से कर लिया, पर आगे कुछ करने के लिए मुझे ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। भाभी से मैंने कहा, उन्होंने कहा प्राइवेट भर दो। इंटर किया, फिर बीए भी कर लिया। एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। गाने के साथ एमए भी करने लगी। यह तो बहुत अच्छी बात है अर्चना। तूने तो अच्छा काम किया। यहीं से तो मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मैंने सब कुछ खो दिया। क्या कह रही है अर्चना? सही कह रही हूँ। अभी तक तो सब सही चल रहा था। पता नहीं कैसे एक सज्जन मुझसे टकरा गए और उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षित था कि मैं उनकी ओर आकर्षित हो गई। अर्चना, यह तो कोई बुरी बात नहीं है। सही कह रही हो नीरा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। इसमें क्या बुराई है? वैसे भी तुम्हें पता है, मैं जाति धर्म छुआछूत इन सब से बचपन से ही दूर रहती थी, पर हमारा समाज तो ऐसा नहीं है। उसने कहा, मंदिर में शादी कर लेते हैं। मैंने अज्ञानता में उसे स्वीकार कर लिया और अपने को भी पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने भी कहा, मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मानवता ही सब कुछ है। पर मुझे बर्बाद करने के बाद वह कहता है, माँ बाप से पूछना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं पूछा? पूछूंगा पूछूंगा कहता रहा। मेरे पेट में गर्भ ठहर गया। अभी भैया भाभी से मत कहना,
पहले मैं अपने माँ बाप से कह देता हूँ, फिर तुम कहना। अब तो मेरे लिए रुकने का सवाल ही नहीं। भैया भाभी से कहना पड़ा। फिर लड़का तो उन्हें भी पसंद था, पर उसकी बातें बड़ी अनोखी थी। बार बार बेवकूफ़ बना रहा था। अब रुकने का तो सवाल ही नहीं था। भैया ने कहा, लड़के पर कार्यवाही करते हैं, जिसके लिए मैं राज़ी नहीं हुई। जिसको मैंने एक बार चाहा, उसके लिए ऐसी बात कैसे सोच सकती हूँ। अर्चना, यह क्या मूर्खता हुई। अबॉर्शन करवा लेती। भैया भाभी ने भी इसी की सलाह दी थी। अर्चना, तू बता, इन सब चक्कर में 38 साल की हो गई। अबॉर्शन करवाना भी रिस्की था। इसके अलावा मुझे बच्चा चाहिए था, उसके जैसे आकर्षित व्यक्तित्व, सर्वगुण संपन्न और बुद्धिमान लड़का ही मुझे चाहिए था, जो मुझे सिर्फ एक बार मिला। सोचा, यही मेरी जिंदगी है। इससे लड़का या लड़की जो होगा वैसा ही होगा, वही मुझे चाहिए था। कब मेरी शादी होती, कब बच्चा होता, इन सब बातों ने मुझे व्यथित कर दिया था। जो एक बार मुझे मिल गया, उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। औरत अपने को तब संपूर्ण नहीं मानती जब तक वह माँ नहीं बन जाती। तू कुछ भी कहे नीरा, यह बात मेरे अंदर बहुत गहराई से बैठ गई थी। इसके लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। सब तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी। मैं तुझे बेवकूफ़, मूर्ख, पागल या पिछड़ी हुई लग सकती हूँ, पर मैं बच्चा चाहती थी। मैंने भैया से साफ साफ कह दिया, मुझे बच्चा चाहिए। फिर भैया ने कहा, यदि तू यही चाहती है तो समाज वाले तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, मुझे भी अपनी लड़कियों की शादी करनी है। फिर मेरी लड़कियों की शादी कैसे होगी। यदि तू बच्चा ही चाहती है तो इसके लिए तुझे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए राज़ी है। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या भैया ने तुझे घर से निकल जाने को कहा। नहीं, उन्होंने कहा, जहाँ तुझे कोई नहीं जानता हो, ऐसी जगह तुझे जाना पड़ेगा और किसी भी पहचान के लोगों से संबंध नहीं रखना होगा। क्या इसके लिए तू तैयार है। मैं बच्चे के लिए यह शर्त मानने को तैयार हो गई। यार अर्चना, तू तो पागल हो गई थी। अब नीरा, तू कुछ भी कह सकती है, पर मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। अब मैं कल तुम्हें बाकी बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरी एक सहेली आ गई है, उसको कुछ ज़रूरी काम है। बाय। बाय बाय अर्चना, कल 8 बजे इंतज़ार करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो दिया मैंने। पर दूसरे दिन रात के 8 बजे तक बड़े अजीब अजीब ख्याल मेरे दिमाग में आए। क्या अच्छे घर की लड़की थी और आज एक अनाथ आश्रम में रह रही है। वक्त कब किसके साथ कैसे खेल जाए, कुछ पता नहीं चलता। मन उमड़ घुमड़ कर अर्चना के आसपास ही घूम रहा था। वह सारा दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार घड़ी की तरफ देखने लगती। अरे, यह क्या। अर्चना के फ़ोन की घंटी है। मैंने देखा, क्या 8 बज गए। नहीं, अभी तो 7 ही बज रहे थे। मैंने उठाते ही बोला, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अभी तो 7 ही बजे हैं अर्चना। तुझे काम है नीरा, तो मैं बाद में करती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पर तुमने कहा था 8 बजे, इसीलिए अभी तो 7 ही बज रहे हैं। मैं तो फ्री हूँ तुम्हारी कथा सुनने के लिए। कल क्या बात हो गई थी, तुम क्यों चली गई। ऐसा है, मेरे साथ इसी आश्रम में एक युवा लड़की रहती है, उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वह मुझे बड़ी दीदी कहती है, अपनी सारी समस्याएं मुझे बताती है। कई बार मुझसे सलाह की भी अपेक्षा करती है। जब छोटी बहन बन ही गई है तो उसे समझाना और उसको उचित सलाह देना मेरा कर्तव्य तो है ना। बिल्कुल, क्या हो गया था। ऐसा है, उसका नाम प्रिया है, बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की है, सिर्फ 30 साल की है। यहाँ पर वह 15 साल की थी तब आई थी, क्योंकि उसका किसी ने रेप कर दिया था। अब वह 15 साल बाद 30 की हो गई। हमारे इस आश्रम में हम लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, पर यह किसी लड़के को चाहती है। उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ, तो मेरी बात का ये लोग महत्व देते हैं। उसी के लिए आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ। उसकी शादी उस लड़के से हो जाए तो अच्छी बात है।
अर्चना, तेरी कहानी के बीच में यह प्रिया की कहानी और शुरू हो गई। अब तू बता, तुम्हारी संस्था का क्या नाम है? मुझे तो पूरी रात यही बात परेशान कर रही थी। सब कुछ बताऊंगी नीरा, तसल्ली रख। हमारी संस्था का नाम श्री साईं बाबा आनंद आश्रम है। इसमें कई संस्थाएं हैं, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम और गर्ल्स कॉलेज। इसके अलावा कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चेन्नई शहर से काफ़ी दूरी पर है, बस से आ जा सकते हैं। इसका कैंपस बहुत बड़ा है। यार अर्चना, तू तो इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही है। नीरा, तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं शुरू में यहाँ आई तो बहुत ही परेशान थी, परंतु बाद में मुझे इस जगह से बड़ा प्रेम हो गया। अनाथ आश्रम की लड़कियों को भी हम पैरों पर न केवल खड़ा करते हैं, बल्कि अच्छा वर देखकर उनकी शादी भी कर देते हैं। अब प्रिया की शादी जुलाई में होगी। नीरा, तुम भी आना और इस बहाने मुझसे मिल भी लोगी। अर्चना, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई? मुझे अपनी कहानी पहले पूरी बताओ। फिर क्या तुम्हें भैया ने निकाल दिया? हाँ हाँ, यही तो बता रही थी। बीच में प्रिया की समस्या आ गई थी, उसे मैंने ठीक कर दिया। ऐसा है, मेरे भैया ने तो कह दिया तुम डिलीवरी करा सकती हो, पर तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि तुम्हारा संबंध हमसे तो क्या, किसी पहचान वाले से नहीं होना चाहिए। क्या इस बात के लिए तुम राज़ी हो? मुझे तो बच्चा चाहिए था, मैंने पक्का सोच लिया था। भैया ने कह दिया कि तुम्हारी मर्ज़ी, खूब अच्छी तरह सोच लो। मैंने तो पक्का फैसला कर लिया था। तो भैया ने मुझे साउथ के एक छोटे शहर में, जहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी, उसके यहाँ भेज दिया। फिर बोले कि यहाँ तुम सिर्फ डिलीवरी करवाओगी, उसके बाद तुम्हारे रहने के लिए मैं दूसरी जगह का इंतज़ाम कर दूंगा। खर्चा भी भैया ने ही भेजा। बहन से कह दिया गया इसका आदमी अरब कंट्रीज़ में नौकरी के लिए गया हुआ है। तुम्हारी बहन ने मान लिया। हाँ, लव मैरिज कर लिया, बता दिया। फिर इस श्री सत्य साईं आनंद आश्रम ने मुझे सहारा दिया। 3 महीने के बच्चे को लेकर मैं यहाँ आ गई। शुरू में तो भैया थोड़ा थोड़ा रुपया भेजते। मैं क्वालिफाइड तो थी, फिर मैंने यहीं पर सर्विस कर ली और यहीं पर शिशु गृह भी है। बेटे को वहीं पर छोड़ देती थी, शाम को बच्चे को अपने पास ले लेती। बच्चा बहुत ही प्यारा था, हर कोई उसे उठा लेता था, इसीलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। भैया के घर जाती तो भैया की बदनामी होती और मेरी भतीजियों की भी शादी की समस्या हो जाती। जब नौकरी कर रही थी तो अनाथ आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सुरक्षा का तो प्रश्न था। यहाँ तो बाउंड्री वॉल से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। बेटे की सुरक्षा भी थी। अर्चना, तुम बुरा मत मानना, तुम में हिम्मत की तो कमी थी। आजकल एक्टर नीना गुप्ता मेरा बच्चा है कहकर रख रही है ना। करण जौहर को देखो, 2 2 बच्चे। यह बात नहीं है नीरा, आज से 40 साल पहले की बात सोच। हम तो साधारण मध्य वर्गीय लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तुझे तो पता ही है, मैंने गलती की, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अरे पागल, तूने कोई गलती नहीं की। मनुष्य को जैसे भूख लगती है, ऐसे ही इस उम्र में शरीर की भूख होती है। काम शक्ति को भी शांत करना ज़रूरी है। इस शारीरिक भूख को भी यदि तरीके से शांत न किया जाए तो कई मनोवैज्ञानिक व शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं। तुम 35 साल की हो गई थी, तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। उसी समय तुम्हारी भेंट एक आकर्षक व्यक्तित्व से मिलना, उसका भी तुम्हारी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक बात थी। तुमने जो कदम उठाया वह गलत था, यह तो मैं नहीं कहूँगी। इस उम्र में गलती हो सकती है, उसे सुधारना चाहिए था। गलती मनुष्य से ही होती है। फिर आगे क्या हुआ यह बताओ। बेटा पढ़ लिया, बेटा होशियार था, सबने मदद की। मैं भी वहीं पर नौकरी करती थी, पर बहुत ही कम रुपयों पर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खाना पीना फ्री था ही, हाथ खर्ची हो जाती थी। पर बताओ, तूने किसी से संबंध क्यों नहीं रखा? भैया ने मना कर दिया था ना, तुम किसी से संपर्क नहीं रखोगी। मुझे उनकी बात रखनी थी ना, बदनामी का मुझे भी डर था। भैया ने तुम्हारी सुध नहीं ली।
नहीं, ऐसी बात नहीं। भैया तो मेरी राज़ी खुशी का समाचार पूछते रहते थे। जब तब रुपए भी भेजते थे। तुमसे मिलने कोई नहीं आया। एक बार भैया आए थे और एक बार भाभी आई थी, पर मेरा समय ही खराब रहा कि भैया और भाभी दोनों ही बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही गुजर गए। एक बार बड़ा भतीजा आया था, उसी समय मैंने उसको नंबर दे दिया था। तभी तो इतने दिन बाद तुम्हें मेरा नंबर मिल गया। यह मेरा अहोभाग्य। तुम अज्ञातवास में रही। मैंने सुना रामायण में एक प्रसंग आता है कि अहल्या को भी इसी तरह अज्ञातवास में रहना पड़ा। खुद ही खेती करती, फसल उगाती, उसे स्वयं अकेले काटती और स्वयं ही बनाकर खाती पीती रहती। जैसे लोगों ने फैला दिया, अहल्या पत्थर की शिला नहीं थी। उसने तो कठोर अज्ञातवास ही सहन किया था, जिसे तुम भुगत रही हो। सचमुच में अज्ञातवास में रहना बहुत ही कष्टकारक है। खाना, कपड़ा और मकान जितना ज़रूरी है, हमें अपने लोग, हमारी पहचान, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इसके बिना रहकर तुमने कितना कष्ट महसूस किया होगा, मैं सोच सकती हूँ। इस लॉकडाउन में तो हर कोई तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, परंतु इस समय तो इंटरनेट, मोबाइल सब कुछ है। उस समय तुमने अपना समय कैसे काटा होगा? नीरा, अब तो मेरा समय निकल गया। अब तो मेरी कईयों से दोस्ती हो गई। जो गलती हो गई उसका फल भुगत लिया। बार बार गलती कर। अर्चना, मुझे एक बात का दुख है कि तू समाज से अपने हक के लिए लड़ी नहीं। जिस आदमी ने तुझे धोखा दिया वह आराम से रह रहा है। तू तो उसके बारे में नहीं जानती, पर उसने तो शादी भी कर ली होगी, बीवी बच्चे भी होंगे उसके। वह तो आदमी है, उसके साथ खून माफ है। हम स्त्रियों की कोख है और हम मोहवश बच्चे को भी छोड़ना नहीं चाहती। यही हमारी कमज़ोरी है और हम बदनामी से डरते हैं। अब क्या हो सकता है नीरा, जो बीत गई सो बीत गई। अब तू वहाँ क्यों रह रही है? तेरा बेटा तो अब कमाने लगा, विदेश में रहता है। जैसे ही मेरा बेटा कमाने लगा, मैंने मकान ले लिया और हम सुविधापूर्वक रहने लगे। बेटे की शादी भी हो गई, बहू आ गई और 2 बच्चे भी हो गए। फिर उसे एक अच्छा ऑफ़र मिला तो वह विदेश चला गया। तू क्यों नहीं गई? मैंने 3 बार वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर अफ़सोस मुझे नहीं मिला। मैं वहीं रहती रही। फिर मुझे लगा इस उम्र में अकेले रहना मुश्किल है। तब मैं सारे सामान को ज़रूरतमंद गरीबों में बांटकर यहाँ सेवा करने के लिए आ गई। मेरे बेटे ने बहुत मना किया, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। कल कोई हारी बीमारी हो तो कौन ध्यान रखेगा? यहाँ लोग तो हैं। मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, ये लोग मान गए। पहले कुछ रुपए देने की बात हुई थी, पर ये लोग मुकर गए। कहने लगे कि तुम्हारा बेटा कमाता है, खैर खाना पीना रहना फ्री है और खर्चे के लिए बेटा भेज देता है। यह ज़िंदगी तुझे रास आ गई। रास आए ना आए, क्या कर सकते हैं? एक बात सुन, मेरी भोपाल जाने की इच्छा हो रही है। हम दोनों चलें? अर्चना, बड़ा आश्चर्य है, अभी भी तेरे मन में एक कोने में सबसे मिलने की इच्छा हो रही है। अब कितनी मुश्किल है। हम दोनों 77 साल के हो गए हैं। इस समय जाना ठीक नहीं है। अभी तो कोरोना है, मेरे घर वाले भी नहीं भेजेंगे। एक चेंज के लिए कभी हो सका तो चलेंगे। अभी अपनी फ़ोटो भेज। मैं भी अपनी भेजती हूँ। मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है। बेटे ने लेकर देने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, प्रिया के मोबाइल से भेज दूंगी। उसका नंबर तुम्हें दूंगी, तुम उसमें भेज देना। प्लीज़ मुझे फ़ोन करते रहना। क्या मैं तुम्हें फ़ोन कभी भी कर सकती हूँ? ज़रूर। तू ऐसे क्यों बोली? मुझे बहुत रोना आ रहा है। तू इतनी दयनीय कब कैसे बन गई? तुम कैसी थी और कैसी हो गई? यार, तुम्हारी क्या हालत हो गई? नीरा, 60 साल बाद मुझे जो खुशी मिली उसको कैसे भूल जाऊंगी? अब मैं सही हो जाऊंगी। देख, मरने के पहले किसी को यह कहानी सुनाना चाहती थी, तुम्हें सुना दिया। मैं हल्की हो गई। गुड बाय, फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन रख दिया।
अपनी सहेली के मिलने की खुशी मनाऊं या उसकी बर्बादी पर रोऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा समाज आखिर कब बदलेगा? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।